यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहा है। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस संस्था का निर्माण यूनाइटेड नेशंस ने किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है। और इसलिए किया है कि ये संगठन, ये कमेटी पूरी दुनिया में जो हवामान बदल है, तापमान बदले, उसके ऊपर काम करे। और इस कमेटी में दुनिया के सभी जाने माने सबसे बेस्ट जो रिसर्चर है वो उसमें शामिल है। एनवायरमेंटलिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, और ये सभी मिलकर इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपना अहवाल प्रकाशित करते हैं। उन्होंने 1990 में शुरुआत की और अभी 2021 में उन्होंने अपना 6वां रिपोर्ट प्रकाशित किया। अभी ये जो रिपोर्ट था, 6वां रिपोर्ट, ये 2 पार्ट में था। पहला पार्ट उन्होंने 2021 में प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने बताया कि क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज, क्या साइंस है इसके पीछे, क्या फिजिक्स है। और 2022 में उन्होंने दूसरा पार्ट प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो क्लाइमेट चेंज है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या कितने सारे परिणाम, इंपैक्ट अलग अलग हो सकते हैं, और इन इंपैक्ट के चलते कौन कौन से वो देश है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जिनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला अगर कोई देश है तो वो होगा भारत, ऐसा इस किताब में लिखा है, किताब ने रिपोर्ट में लिखा है। वैसे देखा जाए तो पूरे लिस्ट में भारत का नंबर 5वां है, लेकिन भारत के पहले 4 ऐसे देश है जो बहुत मामूली छोटे छोटे देश है। भारत एक ऐसा देश है कि जिसमें बहुत बड़े लेवल पे आर्थिक सामाजिक असर, परिणाम इस क्लाइमेट चेंज का, इस ग्लोबल वार्मिंग का होने वाला है। और दोस्तों, जैसे इस रिपोर्ट में लिखा है वो आज हमारे सामने है। आज परिस्थिति इतनी ज्यादा गंभीर इस साल दिख रही है कि हम इस परिस्थिति को पिछले साल से कंपेयर भी नहीं कर सकते। यानी पिछले साल भी इतना नुकसान नहीं हो रहा था जितना आज हर दिन हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। जब से गर्मी की शुरुआत हुई है तब से हो रहा है ये जो, और इसमें इसके पीछे बहुत ही सिंपल ऐसा साइंस है जो हम सभी लोग जो स्कूल में गए उन सबको हम एक्सप्लेन, सबको पता है ऐसा साइंस। ये इतनी ज्यादा धूप, इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से ये जो हवा होती है जमीन को लग के, वो बहुत गर्म होती है। और जब भी हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है। और वो जो क्षेत्र है जहां बहुत भारी तापमान है, हवा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा है, हवा ऊपर चले जाने की वजह से वो कम दबाव का क्षेत्र बनता है। और नॉर्मली नेचुरली जहां कम दबाव का क्षेत्र होता है वहां ज्यादा दबाव से हवा आती है। तो आजू बाजू के क्षेत्र से जो हवा होती है वो बहुत फोर्सफुली, वो बहुत स्पीड से उस जगह पे आती है, क्योंकि उन दोनों का जो तापमान का जो चेंज है, बदल है, डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत कम दबाव का क्षेत्र होता है कि जिसको से बहुत जोर से आजू बाजू से हवा आती है, और ये जो हवा आती है अपने साथ बादलों को लेके आती है, और इतने जोर से, इतनी स्पीड से आते हैं कि बादलों के साथ भी और भी वो बिजली चमकती है, इतनी सारी बिजली तैयार होती है, हम लोग देखते हैं। और इन बादलों में जो भी छुपा हुआ वो जो प्रेसिपिटेशन, जो भी बाष्प होता है, वो पानी करके, बूंद करके नहीं बरसता, तो बर्फ के गोले बन जाते हैं उसके, इतना वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और दोस्तों, ये जो तस्वीर आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर महाराष्ट्र के ऐसे जिले से, अहमदनगर से, कि जहां आमतौर पर बारिश भी ज्यादा नहीं होती और वहां बर्फबारी यानी बर्फ के गोले पड़ रहे हैं, और ऐसे गोले के क्रिकेट के बॉल जितने बड़े गोले आज हमारे सामने गिर रहे हैं। आज हमारे सामने ये परिस्थिति हर दिन बिगड़ती जा रही है। और दोस्तों, बात ये नहीं कि इसकी वजह से हमारा जालो माल का, हमारा फिजिक्स, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स का नुकसान हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से हमारा जो मनोबल है उसका नुकसान हो रहा है। हमारा मनोबल कम होता जा रहा है। हमें पता है कि हमारा एमसीएल का पूरा जो संगठन है वो बना है इसी चीज के लिए, और हमें इस सभी चीज को कंट्रोल में लाने के लिए अभी भी हमारे पास ये पूरा दशक है, और इस दशक में हम 100% इस परिस्थिति को काबू में लाएंगे। उस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उस तरीके से हमारे ब्लूप्रिंट है, और सभी मिलके डेडिकेटेडली इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों को नहीं पता ना, किसानों को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, किसानों को नहीं पता कि किस दिशा में ये सब कुछ जाएगा। आज अगर इतना नुकसान हो रहा है भारी, तो कल क्या होगा?
क्या होगा मेरा भविष्य, मैं सच्ची में खेती करूं या नहीं करूं, किसानों को नहीं पता। हमें जब जब कोई भी काम हम लोग करते हैं और उस काम में कोई चुनौती आती है तो हमें पता होता है कि ये चुनौतियां टेम्पररी है, ये चुनौतियां निकल जाएगी और फिर हम जाके अपने लक्ष्य को पार कर लेंगे। जैसे अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई सेमिस्टर कोई साल अगर हमारा वेस्ट होता है, हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारी तबीयत नहीं होती या कोई भी कारण हो सकता है, तो भी हम मायूस नहीं होते। हमें पता होता है कि मैं ये अगले साल कर लूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन किसानों के बारे में ऐसा नहीं है ना। आज किसानों को जो जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है वो हौसले की, उम्मीद की। कोई तो ऐसा हो कि जिनको जो उनको बताए, उनको हौसला दे, उनका मनोबल बढ़ाए, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज किसानों को है। और मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज है कि किसानों को वो उम्मीद देने की, किसानों के लिए हौसला देने की, किसानों के लिए खड़ा होने की, और उनको बोलने की कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी भविष्य की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि ये सभी जो बिजनेसेस हमने तैयार किए हैं ना दोस्तों, ये बिजनेसेस सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो किए हैं। एमसीएल इस संस्था का जन्म बिजनेस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए हुआ ही नहीं। ये जो हमारे समाज में आजू बाजू में जो प्रॉब्लम है, जो चीजें जो चैलेंजेस समाज हमारे सामने है, उसको पूरा करने के लिए, उसको मिटाने के लिए हमारे एमसीएल का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है। और इसका तरीका एक ही है, बिजनेसेस। क्योंकि खाली पेट से, अगर खाली पेट से हम लोग ये कितना भी बोले तो भी उसका फर्क नहीं होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हम करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा हम किसानों को, हमारे लोगों को अगर कमा के देंगे, उतना ज्यादा हौसला उनका बढ़ेगा, जितनी ज्यादा उम्मीद हिम्मत उनकी बढ़ेगी, मनोबल उनका बढ़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम आज की तारीख में हमारे सामने है। क्योंकि हमको अभी लोगों को बताना है, हमें किसानों को बताने की जरूरत है कि आप चिंता मत करिए। जिस देश में हम लोग पैदा हुए हैं, वो देश दुनिया का सबसे अमीर ऐसा देश है। ये वो देश है कि हमारे संस्कृति का जो पूरा इतिहास है, पूरी दुनिया में जितनी भी संस्कृति है, जितने भी देश है, सिविलाइजेशन है, उसकी लगभग 10,000 साल की हिस्ट्री है। अब इस 10,000 साल में मोर देन 95% टाइम भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। सिर्फ पिछले 300-400 साल ही, जब से अंग्रेज आए, उन्होंने इस सिस्टम को डैमेज किया है। अदरवाइज हमेशा भारत दुनिया की सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। पूरी दुनिया के लिए हम 35% तक इतना जीडीपी या इतने इनकम का निर्माण करते थे। और जिस रिसोर्सेस, जो संसाधन थे, जिसकी वजह से सब हम करते थे, वो आज भी हमारे सामने है, वो आज भी हमारे साथ है। और मिलके हम फिर से उस इकोनॉमी का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए घबरा जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये जो भी संकट है, ये भी जो भी चीज है, वो टेम्पररी है। क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना, ये हमारी अंदरूनी ताकत है। और दोस्तों, यही फेथ, यही विश्वास, यही उम्मीद और यही यकीन हमें आज लोगों के दिलो दिमाग में करना है। उनको बताना है कि आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन सब चीजों को ना कि सिर्फ हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारे देश को हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो इसलिए अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट अगर कोई काम है, तो हमारे लोगों के लिए इकोनॉमी का निर्माण करना, इनकम का निर्माण करना। और इसके लिए सबसे पहले एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे देश में जितना भी इनकम हो रहा है, हमारे देश में आज जितनी भी जीडीपी है, जितना भी वस्तु का निर्माण हो रहा है, सेवा का निर्माण हो रहा है, पैसे कमाया जा रहा है पूरे देश में। अभी वो जो पैसे कमाए जाते हैं, उसमें बहुत बड़ी विषमता है। पैसे कमाने के विषमता में भारत बहुत आगे है। विषमता ऑलमोस्ट सभी देशों में है, लेकिन जितनी विषमता भारत में, वो बहुत ज्यादा है। आज हमारे 1% लोग जो ऊपर है, सबसे अमीर, वो 33%, यानी ऑलमोस्ट 1/3 भारत, पूरे भारत का इनकम उनके पास जाता है। जो ऊपर के 10% लोग हैं, उनके पास 2/3 इनकम जा रहा है। और 90% लोगों के पास 1/3 इनकम है। हमारे समाज में, हमारे देश में जो आधे लोग हैं, 50% आधे लोग, उनके पास 6% इनकम भी नहीं है। 6% से कम, यानी 5.9% इतना ही इनकम है। और ये जो विषमता अगर आप देखोगे तो हर साल बढ़ती जा रही है। और ये सिर्फ इनकम की बात नहीं है, संपत्ति की भी बात है। संपत्ति किसे कहेंगे आप? कि अगर आप कोई हर महीना कुछ पैसे कमा रहे हो, धीरे धीरे करके अगर उसकी में बचत कर रहे हो, और आप अपने लिए घर खरीद रहे हो, अपने लिए जमीन खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो,
ऐसी कोई जब संपत्ति का निर्माण कर रहे हो उसे कहते हैं वेल्थ या संपत्ति। उसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी असमानता है। हमारे देश में जितनी भी संपत्ति है, 1% लोग, जो ऊपर 1% लोग है ना, उनके पास आधे से ज्यादा संपत्ति है। 51%, यानी आधे से ज्यादा प्रतिशत सिर्फ 1% लोगों के पास है। और जो नीचे वाले 60%, 50 भी नहीं, 60% लोगों के पास 5% भी संपत्ति नहीं है। तो क्यों होता है ऐसे, मुझे बताइए क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आज जिस तरीके से हर साल हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, हर साल लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, लोगों को वस्तु सेवाएं और चाहिए, तो और इसको ज्यादा वस्तु देने के लिए, ज्यादा सेवा देने के लिए कंपनियां ज्यादा माल तैयार कर रही है, बेच रही है, और इसलिए जीडीपी भी बढ़ रहा है ना, हमारा इनकम भी बढ़ रहा है। लेकिन ये जो विषमता है वो भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इतने सारे करोड़ों लोगों की जो जरूरतें हैं, वो कौन पूरा करता है? तो वो 1% लोग पूरे करते हैं। वो 1% में आने वाली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो यहाँ की कॉर्पोरेट कंपनीज है, वो सिर्फ पूरा करती है। अगर डिमांड बढ़ती है आपकी, अगर जरूरत बढ़ती है आपकी, जीडीपी बढ़ता है आपका, वो सब उनके पास, वो ज्यादा कमाई करते हैं, वो ज्यादा वस्तु और सेवा का निर्माण करते हैं, उसको बेचते ज्यादा पैसा कमाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग जो है, जो कॉमन लोग है, वो कहीं नहीं है। ये 60, 70, 80% लोग कहीं नहीं है। बचे हुए 20-30% उनकी सेवा में लगे हुए हैं, सर्विसेज में है। हमारे जैसे कॉमन लोग इस पूरे प्रोसेस में है ही नहीं। और यही कारण है जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, और जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनियां इस तरीके से काम चल रहा है, इस तरह से वो बिजनेसेस कर रही है। अभी इन कंपनियों को भी अगर आप देखोगे, जो कंपनी माल तैयार कर रही है, बेच रही है, उनका भी रेवेन्यू, उनका भी प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। ये कंपनियां भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन लोग इसमें शामिल ही नहीं है। लोग इस पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें शामिल ही नहीं है। ना उनका कोई रोल है, ना उनको कोई स्कोप है। और दोस्तों, अगर मिलके हम सब, आप मैं मिलके अगर इस सिचुएशन के भी थोड़ा सा करेक्ट करें, मैं नई जीडीपी की बात ही नहीं कर रहा हूं। आज हमारे देश में जितना भी वस्तु सेवा का निर्माण हो रहा है, माल बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में भी अगर हम अपने लोगों को शामिल करें, तो भी पूरे भारत के आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है दोस्तों। और बहुत छोटी सी भी शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, बहुत छोटी सी, सिंपल, जो भी आज की तारीख में पॉसिबल है ना, जो भी कर सकते हैं हम अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए, उससे चालू करते हैं आज की तारीख में। लेकिन लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। और लक्ष्य बड़ा, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें वो जो जीडीपी है उसमें से मैक्सिमम, यानी आज का जो जीडीपी भाव मैक्सिमम शेयर चाहिए, नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को प्राप्त करना। और पोटेंशियल क्या है हमारा? तो हम दुनिया के लिए 35% जीडीपी बना सकते हैं, ये पोटेंशियल है हमारा। और इस पोटेंशियल तक लेके जाना, यही लक्ष्य है हमारा। लेकिन शुरुआत करेंगे एकदम छोटे से, और इसका एक ही प्रिंसिपल रहेगा, यानी आज की तारीख में जो भी शुरुआत करेंगे, और कल जाके भी अगर हमें बहुत बड़ी इकोनॉमी का निर्माण करना है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी का निर्माण करना है, फिर भी इसका प्रिंसिपल एक ही रहेगा। और वो क्या रहेगा? कि इस सभी प्रोसेस में हमारे लोग शामिल हो, हमारे लोग इन वस्तु और सेवा का निर्माण करें, हमारे लोग इस इनकम में भी शामिल हो, हमारे लोग इस संपत्ति का जो निर्माण हो रहा है उसमें भी शामिल हो। और इसी प्रिंसिपल के साथ इस इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? फेज 1 में क्या होगा? इस साल क्या होगा? तो आज जितना भी पॉसिबल है, मिनिमम जितना भी आज हमारे पास कैपेसिटी है, जो भी हमारे लोग कर सकते हैं, उसके साथ शुरुआत करेंगे, उसके साथ शुरुआत करेंगे और उसको प्रक्रिया में लाएंगे, बिजनेस में लाएंगे। दूसरे स्टेज में क्या करेंगे कि ये जो अपनी कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे। यानी कई सारे ऐसे लोग जो ये कर सकते हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि आप ये करिए, आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और जो कुछ है, कैपेसिटीज बढ़ाएंगे। हमारी जो भी वस्तु और सेवा देने की जो कैपेसिटी, उसको बढ़ाएंगे और मार्केट का शेयर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे? तो एक बहुत बड़े कंपनी जैसे काम करेंगे, एक बहुत बड़े कंपनी का निर्माण करेंगे। जब भी हम लोग कॉर्पोरेट बोलते हैं, भांडवलदार बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि बहुत अमीर जो लोग होते हैं वही बिजनेस कर सकते हैं। ये टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये सभी लोग जो है वो हाउसेस है, वो उनके घर है, वो बहुत करोड़पति है और वो ऐसे बिजनेसेस करते हैं।
लोग मिलके कोई बिजनेस कर सकते हैं क्या? तो वो एग्जांपल है ना हमारे सामने, अमूल। अमूल भी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है। किसने बनाया उसको? 33 लाख किसान है कि जिन्होंने अमूल, ये हमारे देश की सबसे बड़ी जो दूध की कंपनी है, उसको बनाया है। अमूल में 33 लाख किसान, हर हर किसान दूध उत्पादन करता है और उसके बाद फिर दूध और दूध के अलग अलग उत्पादन तैयार होते हैं। वैसे हम कर सकते हैं ना, हमारे सभी लोग मिलके, हमारे सभी किसान लोग मिलके बायोफ्यूल में, ईंधन और ऊर्जा में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकते हैं। वो प्रोडक्ट करके, उसको ब्रांड करके और पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। और सिर्फ ईंधन और ऊर्जा की बात नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, आज तो ऐसे भी खाना मिलता है कि उसको सिर्फ गर्म करना है और खाना है। और उससे लेके कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनेंगी। हर चीज के ऊपर एक ब्रांड बना के एक बड़े कंपनी का निर्माण आप लोग कर सकते हैं, हमारे लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ये एमईपी अगर आप देखेंगे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो सभी पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे, इसमें तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है। हर एक चीज को ब्रांड बना के बड़ा कर सकते हैं हम। और ऐसे ही काम करना है, तीसरे फेज में ऐसे ही काम करना है। और नेक्स्ट फेज में अब सभी लोग, आपकी जो सभी कंपनियां काम करेगी, जो सभी कंपनियां बनेगी इतने सारे लोगों के साथ, वो सभी कंपनियां एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव में, सहकार में काम करेगी। जब भी हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं, सहकार की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक एक इंडिविजुअल से कोऑपरेटिव सेक्टर बनता है। जैसे हमने अमूल देखा कि एक एक किसान है, उन्होंने अमूल बनाया। वैसे ही कोई भी कोऑपरेटिव कंपनी या फैक्ट्री होती है, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक होती है, नागरी बैंक होती है, कोई भी कोऑपरेटिव शुगर की फैक्ट्री होती है, उसमें एक इंडिविजुअल उसमें शामिल होता है। वैसे नहीं, वैसे अगर हम सभी, जब जब कंपनियां अलग अलग लेवल पे बनेंगे, ये सभी कंपनियां भी कोऑपरेटिव लेवल में काम करेगी। यानी कोई अगर गढ़चिरौली, चंद्रपुर में, कोई तेलंगाना में भी बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वो दिल्ली में बेचेंगे, बेंगलुरु में बेचेंगे, हर जगह उनकी दूसरी कंपनी बेचेगी। और ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के सहकार क्षेत्र में आप लोग, हम सब लोग काम करेंगे। और इसी से अपने देश का जीडीपी, इनकम बढ़ने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? तो हमारा होगा ग्लोबल प्रेजेंस। आज जैसे हमारे देश में बाकी की कंपनियां आती है और बिजनेस करती है, बाकी की कंपनियां अपना माल तैयार करती है और यहां बेचती है, वैसे हम भी करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे आजू बाजू की जो देश है वहां जाएंगे और बिजनेस करेंगे, वहां बायोफ्यूल का निर्माण करेंगे, वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे जो आजू बाजू की ये साउथ एशिया में देश है, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये देश तो भारतवर्ष का एक पार्ट थे। ये तो कभी हमसे अलग थे ही नहीं। इनके यहां तो जाके हम लोग बिजनेस कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसे बाकी के अफ्रीकन, बाकी के एशियन देश कि जहां ऐसे वातावरण, तापमान हो और जहां फिर ये बायोफ्यूल्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग का निर्माण कर सकते हैं, वहां जाके करेंगे। आप लोग करेंगे, आप भी बिजनेस करेंगे। लेकिन जब भी हम बिजनेस करेंगे, तब वहां भी वहां के लोगों का ख्याल रखेंगे, वहां का जो समाज है, कम्युनिटी, उनका ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं जैसे आज की कंपनियां करती। आज हमारे देश में कौन कौन बिजनेस कर रहा है? तो जापान में वो जो टोयोटा कंपनी वहां आती है और कितनी सारी गाड़ियां बेच रही। जापान की वो सुजुकी कंपनी है इधर, और कितनी सारी सुजुकी की गाड़ियां हम लोग बेचते हैं। कि कई साल तक सुजुकी नंबर 1 था। वहां की होंडा टू व्हीलर सबसे ज्यादा बेचती है हमारे देश में। अमेरिका की बात करें तो अमेजॉन है, एप्पल है, गूगल है, ये सभी कंपनी यहाँ के माल बेच रही। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि यहाँ के लोगों को तो छोड़िए, ये लोग हमारे देश का टैक्स भी नहीं पे करते, क्योंकि इनके कंपनी का जो ऑफिस होता है वो बाहर हो रखते हैं। ऐसा काम हम नहीं करेंगे, हम लोगों का उसमें ख्याल रखेंगे। और जहां तक मार्केट की बात है कि ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करेंगे, उनको मार्केट कैसे करेंगे, कहाँ बेचेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे जो लोग हैं, आज हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे तहसील में रहने वाले लोग हैं, जिनकी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। हमारे देश के लोगों की जरूरत पूरा करेंगे, उनको ये माल पहले बेचेंगे। और उसके बाद कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशनल, ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, यानी बड़े बड़ी सेवाएं, संस्थाएं। अभी इसमें प्राइवेट संस्थाएं तो है, लेकिन गवर्नमेंट की संस्थाएं भी है। गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाले दिनों में आपका होने वाला है, हमारा होने वाला है। अभी देखिए, हर स्टेट में, हर राज्य में एक राज्य परिवहन कंपनी है, जो आम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए वो बनाई गई है, हर स्टेट की। अभी इतनी सारी उनकी बसेस है,
वो सभी बसेस आने वाले दिनों में हमने तैयार करने वाले या हमारे किसान जो तैयार करेंगे उस बायो सीएनजी पे चले। सभी सभी गाड़ियां जो आज के ऊपर डीजल पे चल रही है ना, वो सभी गाड़ियां बायो सीएनजी के ऊपर चलेगी और वो हम हमारे किसान बनाएंगे। आज जो भी बिजली हमारे देश में तैयार हो रही है, आने वाले दिनों में सब बिजली जो हमारे किसान कोयले तैयार करेंगे उसके ऊपर चलेगी। तो आने वाले दिनों में ये सभी लोग हमारे क्लाइंट होने वाले हैं और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो है एक्सपोर्ट, यानी ये सभी चीजें हम पूरी दुनिया को बेचेंगे। तो दोस्तों ये जो बिजनेस बिल्ड करने का तरीका है, यानी मैंने आपको कहा कि कैसे हम लोग छोटे से लेके बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण करेंगे या मार्केट भी कैसे डेवलप करेंगे, जो दोनों प्रोसेसेस है ये एक्चुअली एक बहुत ही साइंटिफिक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। एक विजन, एक मिशन, इसके साथ इस बिजनेस का निर्माण किया जा सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि यार ये बिजनेस में बहुत लकी है, ये बिजनेस में कुछ इसका कुछ हुआ नहीं। ये लक भी कुछ नहीं होता इसमें। जब आपके पास विजन होता है, मिशन होता है, आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, आप बिजनेस में सफल होते ही है। सिर्फ क्या होता है कि कुछ लोगों को वो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। अब जैसे बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, वो बहुत ही फास्ट सफल हो गए, तो उन्होंने कंपनियां बनाई। लेकिन जब स्टीव जॉब्स है, जेफ बेजोस है अमेजॉन के, या जैक मा है चीन के, इनको टाइम लगा, उनको समय लगा वो सफलता लेने के लिए। लेकिन जितने भी साल उन्होंने अपने कंपनी में दिए, बिजनेस में दिए, वो वेस्ट नहीं गए। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उनकी हैं। तो हमेशा बिजनेस इज बेसिकली अ वेल प्लान स्ट्रैटेजी, और इसमें जो बेसिक्स होते हैं ना वो हमेशा सेम होते हैं। यानी आप एक पान का ठेला डालिए, नहीं तो बहुत बड़े कंपनी के मालिक बन जाइए, फाउंडर बन जाए। लेकिन सब में, दोनों में, या आप इंडिविजुअल हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो सिद्धांत होते हैं, वो हमेशा सेम ही होते हैं। और क्या सिद्धांत होते हैं वो? तो सिद्धांत होते हैं कि कभी भी बिजनेस करना है तो हमें वो देखना जरूरी होता है कि मेरे बिजनेस से, मेरे इस प्रोडक्ट या सेवा से कौन सा वो प्रॉब्लम है वो जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, लोगों की कौन सी जरूरत है उसको पूरा करने वाला हूँ, या किस तरीके से लोगों की जिंदगी बेहतर करने वाला हूँ। तो ये जो नीड, जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करना ये पहला हर इसमें होता है। चाय की भी दुकान डालनी है तो मैं कहाँ डालूं जहां मैं लोगों को जरूरत पूरा कर सकता हूं, और फिर एक राइट प्रोडक्ट आप लेके आइए, जो ऐसा प्रोडक्ट, जो वस्तु हो, सेवा हो, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करे और जो उस सेक्टर में भी अच्छा काम करे। और फिर इस प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट को लेके, और फिर ये जो अपॉर्चुनिटी दिख रही, इसमें फिर कैसे मार्केट डेवलप करें उसके बारे में सोचना है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को किस तरह लोगों के सामने रखना, ये स्टेज होता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स जब आप लोगों के ये प्रोडक्ट, ये सेवा, ये सॉल्यूशन सामने रखते हो, तो उस सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको लोगों की जो जरूरतें लगते हैं उसके सर्विस का ख्याल रखना, ये भी उसमें होता है। और कंटिन्यूअस रिसर्च डेवलपमेंट, यानी कंटिन्यूअस हमारी जो वस्तु है या हमारी सेवा, कैसे हम लोग बेहतर करें, कैसे कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम करें। जो कंपनियां इसके ऊपर काम करती है हमेशा वही उस सेक्टर में नंबर 1 होती है। अमेजॉन कंटिन्यूअसली काम करता है कि कैसे मैं अपने लोगों की बेहतर से बेहतर सेवा करूं। गूगल कंटिन्यूअसली काम करता है कि मैं कैसे बेहतर बनूं। एप्पल कंटिन्यूअसली काम करता है, और इसलिए ये कंपनी नंबर 1 पे है, जो हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब बिजनेसेस है जो हमें अभी बिल्ड करने हैं। इस बिजनेसेस के लिए आज के दिन का जो काम है वो है इस बिजनेस के लिए फाउंडेशन बनाना, एक बहुत अच्छी नींव बनाना, और इस नींव के ऊपर फिर उस बिजनेस का निर्माण करना, इस फाउंडेशन के ऊपर उस बिजनेस का निर्माण करना। लेकिन पहले यह समझना चाहिए कि हमारा बिजनेस का क्या पोटेंशियल है, कौन से क्षेत्र है, क्या क्या जगह है जिसमें हम बिजनेस करेंगे। आप बिजनेस करोगे, अपने गांव में बिजनेस करोगे, शहरों में बिजनेस करोगे। तो मैं आपको बोलता हूं कि हमारा जो फोकस, हमारा मिशन क्या है? सस्टेनेबिलिटी, इस पूरी दुनिया को एक सस्टेनेबल, शाश्वत विकास की ओर लेके जाना। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो ऐसी सभी चीजें, वस्तुएं, सेवाएं कि जो आज की तारीख में हमारे इस पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण तैयार का निर्माण कर रही है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, इन सभी चीजों को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसी चीजों के साथ जो हमारा ख्याल भी रखे, हमारी जरूरत को भी पूरा करे और इस दुनिया का भी ख्याल रखे। तो अगर आप लिस्ट निकालोगे तो इतनी लंबी लिस्ट है, हमें इतने सारे सेक्टर्स में, इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ आने वाले दिनों में काम करना है कि दुनिया की कोई भी कंपनी का इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं।
कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो इतनी सारे क्षेत्र में काम करेगी। इतने सारे क्षेत्र में हमें मिलके एमसीएल को काम करना है। और दोस्तों इसीलिए हमें बहुत बड़ा फाउंडेशन तैयार करना होगा, क्योंकि देखो अभी अगर दुनिया की सबसे बड़ी जो ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, उसका अगर आप फाउंडेशन देखोगे तो जितनी ऊंची इमारत उतना गहरा में जाना पड़ता है वो फाउंडेशन तैयार करने के लिए। तो वैसे ही हमें अभी दुनिया के इतना बड़े जब बिजनेस का निर्माण करना है, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आपको हमें सबको मिलकर काम करना है, तो हमें फाउंडेशन भी वैसे तैयार करना होगा। और फाउंडेशन क्या है हमारे लिए? तो फाउंडेशन है लोगों का ये आंदोलन, लोगों का आंदोलन कि जिसमें लोग शामिल हो। ये सब विजन मिशन जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस सब मिशन में सभी लोग शामिल हो और एक बहुत बड़े मूवमेंट का, आंदोलन का निर्माण करें। यही सबसे बड़ा हमारे लिए फाउंडेशन है। और ये कैसे तैयार होगा? कैसे फाउंडेशन तैयार होगा? जब लोगों को समझेगा कि आज के मेरे जो प्रॉब्लम्स है, मेरी जो आज परेशानियां है, वो सब इससे सॉल्व होने वाले हैं। लोगों के जो प्रॉब्लम है उसके जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन और हमारा मिशन जब एक होगा तब ये सॉल्व हो गए। और दोस्तों वैसा ही होने वाला है। हमारे सभी जो मिशन के सभी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सभी लोगों के सॉल्यूशंस है। अभी लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में है या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं? जब आप लोगों को बताएंगे, जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि आज जितनी भी इनकम, संपत्ति का निर्माण हो रहा है, इनकम का निर्माण हो रहा है, उसमें कितनी विषमता है और क्या कारण है इस विषमता का, और फिर किसको, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, क्या ब्लूप्रिंट आज हमारे पास है, क्या सोल्यूशन हमारे पास। और अगर सिर्फ उतना ही किया, ये असमानता भी अगर दूर की, तो कितना बड़ा डिफरेंस लोगों के जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम लोग ला सकते हैं। इनफैक्ट जो भी चीजें हम लोग तैयार करेंगे, यानी आज की तारीख में जो भी पेट्रोकेमिकल की चीजें कंपनियां बेच रही है, ये कॉर्पोरेट लोग बेच रहे हैं, ये 1% लोग बेच रहे हैं, उनसे कई बेहतर प्रोडक्ट होने वाले हमारे, जो आप और मैं मिलके घर पे भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे हमारे प्रोडक्ट बेस्ड होंगे उन कैटेगरी में, जो बहुत बेहतर सेवा हमारे कस्टमर्स के लोगों की करेंगे। लोगों को एजुकेट कीजिए दोस्तों। अभी जो भी संकट आज हमारे सामने है, चैलेंजेस दिख रहे हैं जो लोगों के सामने हैं, उनको बताइए क्यों हो रही है, क्यों फेस कर रहे हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे। इतना ही नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन के ऊपर बात कीजिए, सोल्यूशन को बताएंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बताइए उनको 100% इकोनॉमी, 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। जितने भी स्त्री पुरुष है जिनको आज काम की जरूरत है, आमदनी की जरूरत है, हर हर एक व्यक्ति को हम आमदनी दे सकते हैं। इतना काम, इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है। इतना ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए एक अच्छा इनकम हो सकता है। और फिर इस सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को जोड़िए। दोस्तों इस वर्ष का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें हर ग्राम पंचायत में, हर हर म्युनिसिपल वार्ड में 1 करोड़ का रेवेन्यू का निर्माण करना है। अभी इसके साथ ही बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल आएंगे, करेंगे, हम काम करेंगे। ये जो बिजनेस पोटेंशियल है जो हमें हर ग्राम पंचायत में करना है, हर म्युनिसिपल वार्ड में करना है, और जिसके लिए बहुत बड़े बड़े आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। तो बिजनेस पोटेंशियल का क्या अर्थ होता है, पहले आप इसको समझ। इतने इकोनॉमी का निर्माण नहीं हो सकता था जितना भारत में हो सकता है, क्योंकि भारत में उतने रिसोर्सेस है। आप, मैं, हम सभी लोग वो रिसोर्सेस है, और इसीलिए ये बिजनेस पोटेंशियल है। इसलिए हर ग्राम पंचायत में 150 करोड़ का रेवेन्यू का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। हर म्युनिसिपल वार्ड में 200 से लेकर 300 करोड़ का रेवेन्यू का निर्माण हर साल हम कर सकते हैं। और इसी की शुरुआत करनी कहां से है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। आज के तारीख में जो भी जीडीपी का निर्माण हो रहा है, इनकम का निर्माण हो रहा है, जिसमें हमारे भाई बहन शामिल नहीं है, हमारे गांव के लोग शामिल नहीं है, किसान शामिल नहीं है, उनको शामिल करना, इससे शुरुआत करनी। और वो शुरुआत क्या है? तो 1 करोड़, 1 करोड़ साल का रेवेन्यू आपके ग्राम पंचायत में और म्युनिसिपल वार्ड में तैयार कर। हमारे देश में आज की तारीख में 300 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ का माल तैयार हो रहा है और बेचा जा रहा है। और इसमें मैं कह रहा हूं कि हम सभी मिलके 1%, 1.5% सिर्फ इतना काम करें, लेकिन उससे बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी 1 करोड़ का मतलब है महीने का 8 से 9 लाख का रेवेन्यू का निर्माण करना। 1 करोड़ का मतलब है हर दिन 30,000 रुपए का बिजनेस करना, रेवेन्यू का निर्माण करना। तो कैसे करेंगे?
कैसे हम हर दिन 30,000 रुपए का बिजनेस का निर्माण करेंगे, क्या वो आइडियाज है, कौन से वो बिजनेसेस है। तो ऐसी कोई आप ये मत उम्मीद करना कि कोई मैनुअल आपको आएगा जिस मैनुअल में लिखे होंगे क्या क्या आपको करना है। आप मैनेजर नहीं, आप उद्योजक हो। आप देखिए अपने आजू बाजू, आप देखिए हमारे अपने गांव में, अपने शहरों में कि क्या वहां जरूरतें हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ गैप है, कैसे हम लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं बिजनेस के साथ। देखिए, समझिए, आज हमारे गांव में अगर किसान कोई फसल ले रहा है और वो फसल वो बिल्कुल उसे कुछ पैसे उसको नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग तो फसल खेतों से लेके मार्केट के लेके जाने की पोजीशन भी नहीं होता। तो ऐसे किसानों के साथ, ऐसे फसल के साथ क्या कर सकते हैं हम? क्या कोई वस्तु का कोई प्रोसेस कुछ फूड करके बेच सकते हैं, या उसको सिर्फ ड्राई करके बेच सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर आज के तारीख में जैसे हमारे लिए रोटी होती है, वैसे ही दुनिया में बहुत सारे देशों के लिए होता है ये ब्रेड। हमारे देश में भी लाखों करोड़ों लोग ये ब्रेड खाते हैं हर दिन। अभी ब्रेड कैसे बनता है? तो ब्रेड वही केमिकल फार्मिंग द्वारा जो आटा बनता है, मैदा बनता है, उससे बनता है। पैकेट दिन में बेचे तो 30,000 रुपए बन जाते हैं। लेकिन कितनी अच्छी सेवा लोगों की हो सकती है। आप देखिए ना, अगर आपके तहसील में कोई स्कूल है, सॉरी स्कूल नहीं, कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और वहां बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं। अभी ये बच्चे भी 12वीं के बाद आते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, अभी माँ बाप से जुदा होके आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो इनके कुछ छोटी छोटी जरूरत होते हैं, रहने की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, कम पैसे होते हैं उनके पास। तो इस पे क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? कैसे हमारे कुछ घरों में अगर इनको अकोमोडेट करके एलजी कर सकते हैं, लोकल गार्डन जैसे होता है, और उनको जो डब्बे, हमारे कुछ महिला बचत घट है, वो उनको खाने का उनका प्रावधान कर सकते हैं। या ऐसा समझे कि हमारे यहाँ ऐसे कुछ काम है कि जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूर हर दिन वहां काम करते हैं। कोई खदान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है। और ऐसे मजदूरों को अगर एक दिन का खाना बहुत ही कम रुपए में दाल चावल भी बना के दे, कोई महिला बचत कर सिर्फ दाल चावल बना के दे, वो 100, 150, 200 जो कुछ लोग हैं उनको एक दिन का खाना दे, तो बहुत अच्छा काम उनके लिए भी करेंगे और 2 पैसे भी आप कमाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। आज जैसे हर घर में जाके हम लोग रद्दी लेते हैं, पैसे देते हैं और रद्दी और रिसाइकल करते हैं, बेचते हैं आगे कंपनियों को, वैसे हम लोग भी कर सकते हैं ना। अभी हमारा मिशन है कि हमें कोई इस पूरे ग्राम पंचायत को या म्यूनिसिपल वार्ड को जीरो वेस्ट करना, यानी कोई भी ऐसा कचरा नहीं बचना चाहिए जो डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है। तो उसका क्या है सरल, सिंपल, आसान तरीका, कि लोगों को बोलिए कि हम आपका प्लास्टिक लेंगे, घर में जाके बोलिए कि हम आपका रबर लेंगे, हम आपके जूते लेंगे जो फटे हुए, हम आपके कपड़े लेंगे और उसके पैसे भी देंगे। आप भी, हम भी मिलके वो किसी रिसाइकलिंग यूनिट को ही बेचेंगे। लेकिन इसके साथ एक ना सिर्फ कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन ये एक अच्छे रेवेन्यू का निर्माण होगा। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ई वेस्ट का भी एक बहुत बड़ा बिजनेस आज हमारे सामने। एक बार ये सेग्रीगेट हो गए और वो पैसे भी देने हैं लोगों को, ऐसे नहीं फ्री में हम लोग ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर ये भी डिसाइड कर लिया हम लोग कि हमारे तहसील में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में आने वाला कोई भी त्योहार हो, आने वाले हर त्योहार में जो भी चीज लगती है वो सभी चीज कंपलसरी हमारे लोग ही बनाएंगे, मेरे गांव के लोग बनाएंगे, मेरे इस शहर के म्युनिसिपल वार्ड के लोग बनाएंगे, तो भी बहुत सारा रेवेन्यू का निर्माण होगा। दोस्तों, कपड़े की जब बात आती है तब सिर्फ लिबास के कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन कई सारे कपड़े लगते हैं, किचन में लगते हैं, बाथरूम में लगते हैं, बेडरूम में लगते हैं। और आज की तारीख में ये सब लोग कौन बेच रहे हैं? तो वो 1% वाले कंपनियां, नहीं तो पेट्रोकेमिकल से बने हुए ऐसे टेरिकॉट, पॉलिस्टर ऐसे कपड़े बेचते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे किसान जो कपास उन्होंने तैयार की है, जो फसल, और उसको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, उसको किसान संकट में सपोज, तो उनसे कुछ ऐसे ऐसे कपड़े तो तैयार कर सकते हैं जो सिंपल टेक्नोलॉजी, सिंपल सब कुछ है। कोऑपरेटिव मिल्स है कि जिनसे वो तैयार करके आज बेच सकते हैं और इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी जरूरत आज मार्केट की है, हमारे लोगों की है, उसको पूरा कर सकते हैं, हमारे लोग ही तैयार कर सकते हैं, कहीं कोई किधर बाहर जाने की जरूरत नहीं। और दोस्तों, आज की तारीख में 5 रुपए से लेके 5-10 छोटी छोटी चीजें भी बाहर से आती है। कोई चाइनीज कंपनी यहाँ देती है और यहाँ का मार्केटिंग जो नेटवर्क है वो उनको बेचती है, या पेट्रोकेमिकल से बनी हुई कितनी सारी चीजें हैं।
जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद पूरा कचरे का ढेर बन जाती है और पर्यावरण को गंदा कर रही है, उनको भी रिप्लेस करने की सोचे हम। जो भी कॉस्ट का जो प्रॉब्लम है, डिफरेंस है, उसमें भी सोल्यूशन निकल आएंगे कि कैसे कॉस्ट हमारे चीजों की भी कम करके हम लोग उसको बेच सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े रेवेन्यू का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर जब हम लोग एक काम करेंगे, लोगों को एक अच्छा इनकम देंगे, उनके परिवारों को एक अच्छा सपोर्ट करेंगे, तो इन परिवार में गड़े हुए कई सारे हीरे बाहर निकल के आएंगे। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये जो लड़का है, इसका नाम है यशस्वी जायसवाल। अभी 4-5 दिन पहले उसने मुंबई के खिलाफ 124 रन की पारी की आईपीएल में, इतने ज्यादा रन बनाए। ये लड़का, ये इस लड़के के जो पिताजी है, उनका सिर्फ गोलगप्पे का ठेला है मुंबई में, और ये बच्चा भी 3-4 साल पहले वो उनके साथ ही वो काम करता था। लेकिन देखिए, वो उसमें वो टैलेंट था, वो एक्चुअली हीरा था और वो निकला है। तो वैसे आपके गांव में भी रहेंगे ना, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके वार्ड में है, जरा थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट करेंगे तो हमको अंदाजा ही नहीं है कितना अच्छा काम इन लोग के लिए होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसको ऐसे नहीं बेच सकते, हमको कंपलसरी ब्रांड करके बेचना पड़ेगा। कोई भी छोटी सी छोटी चीज भी हम लोग तैयार करेंगे ना, तो ब्रांड के अंदर बेचने पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्रांड के अंदर नहीं बेची तो आपके ही सामने, आपके ही तहसील में 100 और लोग खड़े हो जाएंगे जो सेम काम करेंगे। और वो जो फिर 1% में काम करने वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडियंस है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बहुत सारा पैसा कमा रही है आज की तारीख में, उनको बहुत आसान हो जाएगा, आप एक दूसरे को आपस में लड़ा दो, अपने आप इनको खत्म करो, वो अपना काम करते रहेंगे। वैसा नहीं करना है। मिलकर जब एक ब्रांड के साथ काम, एक छत के नीचे जब हम लोग सब मिलकर काम करेंगे ना, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है ये करने की। अभी देखिए ना, ब्रांड जब होता है तो बिजनेस भी बहुत बड़ा बनता है ना। अभी हल्दीराम में भी सेम, वो जो फाउंडर है वो अपनी बीवी से नमकीन तैयार करते थे और वो बेचते थे एक दुकान में, लेकिन जब ब्रांड बना तो आज भारत में नहीं पूरी दुनिया में बेचते वो। हो सकता है कि हल्दीराम से बेहतर नमकीन आपके गांव में, आपके शहर में कोई तैयार करता हो, सिर्फ उसको ब्रांड बनाने की जरूरत है। निरमा वॉशिंग पाउडर घर में तैयार करके ये करसन पटेल साहब साइकिल पे जाके बेचते थे, साइकिल पे। ब्रांड करने के बाद कितना फर्क पड़ता है। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये दो व्यक्ति है। प्रॉक्टर मोमबत्ती बनाते थे, गैम्बल सोप साबुन बनाते थे, लेकिन कंपनी बना दी, ब्रांड बनाया। मैकडोनल्ड जैसे हमारा वड़ा पाव है, वैसे वहां का वड़ा पाव समझिए आप। एक दुकान थी और वो वड़ा पाव बेचते थे, और कितना बड़ा ब्रांड बन गया, कितनी बड़ी कंपनी बन गई जब ब्रांड बनता है। और इसके आगे वो केएफसी, ये केएफसी तो मैं आपको बोलूं, एक सिंगल रेसिपी, यानी एक सिंगल रेसिपी क्या कर सकती है और दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये केएफसी। एक सिंगल रेसिपी को दुनिया की बड़ी, दुनिया में इतना बेच सकते हैं आप और इतनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों 1 लाख करोड़ से ज्यादा आज हर साल, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर साल 1 लाख करोड़ का पैसा बटोरते हैं, इनकम तैयार करते हैं, रेवेन्यू का निर्माण करते हैं। कहां से आता है 1 लाख करोड़? आप और मेरे जब से ही आते हैं ना, 10 रुपए की बोतल, 20 रुपए की बोतल, और हर व्यक्ति खरीदता है। और इसमें देखो कि हर कंपनी, ये बाहर की कंपनी, अमेरिकन कंपनी है दोनों, यानी ब्रांड अलग अलग देखेंगे आपको, माउंटेन ड्यू अलग आएगा, 7 अप अलग आएगा, लेकिन कंपनी एक ही उनकी, ये दो ही वो मेजर कंपनी, एक कोक और पेप्सी। और कितना ये शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। 1 लाख करोड़ हमारे हमसे वसूल करते हैं हर साल। क्यों ना इसके जगह पे ऐसे कुछ लेके आए चीजें हम, जो हेल्दी हो, टेस्टी हो, लेकिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीने में भी टेस्टी हो, बेटर हो, टेस्टी और हेल्दी हो रहा है, उसको बेचेंगे ना। और हो सकता है कुछ साल के बाद ट्रेंड आए, अपना भी ट्रेंड आए कि आप ये भी पीजिए और स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए, डायबिटीज को बेहतर कीजिए, हो सकता है कुछ भी। ब्रांड इज मस्ट, ब्रांड इज कंपल्सरी, और ब्रांड इज एमसीएल। एमसीएल की एक छत के नीचे जब ये सब काम करेंगे ना, तो सब कहानी पूरी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों एमसीएल जो है ना, एमसीएल एक विजन और मिशन के साथ काम कर रही है। ये जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, उनका वो विजन और मिशन के साथ ही वो काम करते हैं, इसलिए वो ब्रांड बनते हैं, इसलिए उनके बारे में जो इमेज है वो लोगों के मन में तैयार होती है। एप्पल जब बोलती है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो लोगों को पता है, उनके मन में वो इमेज है कि ये जो भी काम करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स होगा। ये कोई भी फोन जब लेके आएंगे ना, तो कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा, तो वो नहीं देखते 1.5 लाख का फोन है वो,
अमेजोन जब बोलती है कि जब आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको सबसे मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा, तो वो पूरा टाइम उसके ऊपर काम करती है। और आप देखोगे इतनी सारे हजारों की संख्या में आज ऑनलाइन कंपनीज है, लेकिन अमेजोन नंबर 1 इतना सारा बिजनेस कर रहा है, क्योंकि वो जो उसका मिशन है वो हर चीज में दिखाता है। वैसे ही एमसीएल, एमसीएल का अगर 5 रुपए का 10 रुपए का मैंने कुछ खरीदा तो ये सस्टेनेबिलिटी, बस एमसीएल एक ही चीज को करती है। एमसीएल जिस बॉटल में भी देगी ना, वो बॉटल भी सस्टेनेबल होगा। एमसीएल जब कोई भी बिजनेस करेगी तो वो ट्रिपल बॉटम लाइन होगा। यानी मैं अगर 10 रुपए कुछ खरीदूंगा एमसीएल से, तो सबसे पहले इस चीज से मेरा पर्यावरण का अच्छा होगा, पर्यावरण का ख्याल रखा जाएगा। दूसरी अच्छी बात कि इस 10 रुपए की वजह से मैं अपने किसानों के, अपने वहां के लोगों की जो आमदनी वगैरह, उनका जो इनकम है उसको बेहतर करूंगा, और ऑफकोर्स प्रॉफिट। तो ये जो मिशन है, इस मिशन के साथ ही बनता है ब्रांड जो हमें बनाना है। और दोस्तों आज की तारीख में जो हमें काम करना है ना, वो 1 करोड़ का वगैरह वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये ब्रांड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ब्रांड के लिए फाउंडेशन बनाना, किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं हम, क्यों कर रहे हैं सब कुछ, क्यों आपके सामने है, क्या उद्देश्य है हमारे। और ये बिजनेस आइडिया जो मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी आज इस साल अगर 30,000 हर दिन का हमें बिजनेस करना है, तो कहां से आएंगे बिजनेस आइडिया? तो वो दोस्तों बिजनेस आइडियाज आपके ही लोगों से आएंगे, कोई बाहर वाला नहीं आएगा और देगा नहीं, और जरूरत भी नहीं। आप अपने गांव के, अपने तहसील के, अपने लोगों को अपने साथ सिर्फ इस मिशन के साथ जोड़िए, विजन के साथ जोड़िए। उनको सिर्फ जोड़िए कि जब आपके यहाँ गांव के, आपके तहसील के लोग 60 से 80% लोग जब आपके साथ तैयार होंगे, जब एक मंच पर रहेंगे और हमें वो उसी दिशा में सोचेंगे, उसी दिशा में काम करेंगे, उस विजन और मिशन के लिए, तो ये आइडियाज आएगी। दोस्तों ये 5 ई का मिशन जब आप लोगों के सामने रखेंगे और उनके साथ अगर लोगों को जोड़ेंगे, तब वो आइडियाज आएगी। ये पहला ये है कि हम किसी भी हालत में हमारे पर्यावरण का हमेशा संवर्धन करेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान हो। अब ये हमारा एक मिशन है, और हम, हमारी संस्कृति भी है भाई। ऐसा नहीं कि हमारे भाई नया कुछ हम लोग बोल रहे हैं। जो भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है, हम अपनी पर्यावरण की पूजा करते हैं। ये सभी जो देव देवता, ये सब कुछ है ना, ये तो मुझे पर्यावरण के ही रूप नजर आते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो कई सारे आइडियाज ऐसे निकल आएंगे कि यही नहीं, ऐसे बिजनेस करते हैं, हम पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे और बिजनेस भी तैयार करेंगे, इनके भी तैयार करेंगे। ऐसे कई सारे सोल्यूशन नजर आएंगे। जब हमारा मिशन है कि 100% जो लोग हमारे स्त्री पुरुष हैं उनको नौकरियां, उनको आमदनी देना, तो कई सारे विकल्प, कई सारे सोल्यूशन लोगों में से ही आएंगे। कई सारे, जब एम्पावरमेंट करना है, हमारे यहाँ जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको सक्षमीकरण करना है, उनका सबलीकरण करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा उनको क्या सपोर्ट देना चाहिए, मार्केटिंग का देना है, रॉ मटेरियल का देना है, ब्रांडिंग का देना है, ये सब आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सक्षमीकरण करना है हमारे किसानों का, जो मैंने अभी आपको बताया। इतने सारे लोग आपके साथ जब विचार करेंगे ना एक चीज के लिए, कई सारे विकल्प आएंगे। और आपको, आप चिंता मत कीजिए, ये लगता है, वो लगता है, पैसे लगता, कोई नहीं। मैं इस घर से हूं, मैं इस बैकग्राउंड से हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। दोस्तों हर घर में अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, मतलब हर घर को एक अच्छा इनकम देना है। वो घर अगर हमारे किसी जंगल में, आदिवासी क्षेत्र में हो, या वो घर हमारे म्युनिसिपैलिटी एरिया में, शहर के किसी झोपड़पट्टी में हो, हर घर को एक अच्छा इनकम मिलना चाहिए। ये कैंपन करेंगे तब लोगों की आइडियाज आएंगे। जो हमारे तहसील को 100% एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट करना है, कोई भी ऊर्जा और ईंधन की जरूरत है वो हमारे लोग ही तैयार करेंगे। इस मिशन के जब 60 से 80% लोग काम करेंगे ना, तब वो आइडियाज आएंगे। इस 5 ई के ऊपर काम करेंगे ना, और इतने सारे लोग मिलकर जब एक दिशा में काम करेंगे, तो इतने सारे आइडियाज आएंगे, चिंता नहीं है। और ये करने का एक ही बेस्ट तरीका है, वो है सैटरडे सेशन। दोस्तों आप सिर्फ जरिया बनिए। ये जो प्रकृति है, जिसको हम भगवान समझते हैं, भगवान है, ये प्रकृति सब करा लेगी, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, इस दुनिया के लिए। आप सिर्फ अपनी ये जो नियत है लोगों के सामने रखिए, अच्छी तरीके से रखिए, और वो है सैटरडे सेशन। और दोस्तों आज ये जो फाउंडेशन का निर्माण करना, ये कंपलसरी है। ये फाउंडेशन बहुत जरूरी है लोगों का, कि 60% 80% लोग आपके सामने आए और एक दिशा में, एक गोल के लिए, एक विजन और मिशन के लिए, एक सुजलाम सुफलाम देश के लिए काम करे, बहुत 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 जरूरी है। जब ये फाउंडेशन आपने तैयार किया ना,
तो 1 करोड़, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 1 करोड़ का रेवेन्यू तैयार कीजिए, हर दिन 30,000 का कीजिए, ये सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है आपकी। ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग है ना कि एक बार आपने इसको अच्छी तरह से कर लिया तो आगे वो जो पोटेंशियल वो बहुत आसान हो जाएगा। आज आज शुरुआत कीजिए और इस साल में खुद को वो डाली कसम। अभी इस 1 करोड़ के साथ आप खुद तो एस्टेब्लिश हो ही जाएंगे। हमारे जितने भी एमवीपी है, एमयूपी है, 5%, 10% भी आपने इसमें इनकम कमा लिया तो आप तो सेटल हो ही जाएंगे लाइफ में। लेकिन आपका जो आगे का सफर है, पोटेंशियल है, वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आप बहुत जल्दी उस पोटेंशियल तक पहुंचोगे और वो पोटेंशियल है 150 से लेकर 200 करोड़, 300 करोड़ तक जाने का, जो हम काबिलियत रखते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये सिंगल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, मैं वो आई 300 साल 400 साल तक हमें लूटा और उन्होंने अपना नाम बना दिया, यही एक इंडस्ट्री इसके वजह से। और आने वाले दिनों में आज भी हमारी इतनी ताकत है जिसका अंदाजा ही नहीं आपको। ये आज भी हमारी ताकत है कि यही इंडस्ट्री अब आज भी हमें बहुत आगे लेके जा सकती है, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। लेकिन दोस्तों, आज आप जाइए, लोगों को बताइए, हमारे गांव वालों को, हमारे किसानों को, हमारे स्त्री पुरुष, हमारे युवा को बताइए कि हम सभी जो जो जन्मे हैं ना, वो बहुत अमीर ऐसे देश में पैदा हुए हैं। हमारे देश में इनबिल्ट क्वालिटी है। और ये जो संकट आपके सामने है ना, ये जो बेवक्त बारिश हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग, आप चिंता मत कीजिए, हमारा जन्म ही हुआ है इसके लिए, एमसीएल की स्थापना हुई है इसके लिए। हम बिल्कुल, हमारे पास देखो ये दशक है और कंपलसरी हम इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ये संकट, ये प्रॉब्लम दूर करने की सिर्फ बात नहीं, लेकिन इस प्रोसेस में हम अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। हर गांव को, हर शहर को सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। और किसानों को कहिए कि आपको भविष्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भविष्य ये हमारी जिम्मेदारी। जय एनसीआर।